बृहन्मुंबई महानगर पालिका वीटी से हिंदी में मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मूलभूत वाचन लेखन क्षमता दृढ़ीकरण के अंतर्गत हम कक्षा 8वीं के कुछ भाषाई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय है भाषा, प्रथम भाषा हिंदी। कक्षा 7वीं में आपने अनेक भाषाई बिंदुओं पर चर्चा की है, उनके बारे में जाना है। हम उन्हीं बिंदुओं का एक बार फिर पुनरावर्तन करते हैं और पुनरावर्तन करते हुए हम दृढ़ीकरण की ओर अपना एक कदम बढ़ाते हैं। और मैं हूं आपकी मार्गदर्शक श्रीमती पूर्णिमा पांडे। उपसर्ग, प्रीफिक्स। हमने पिछले वीडियो में उपसर्ग क्या है और उनके कुछ उदाहरण पे हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे उपसर्ग के बारे में कुछ और मुद्दे। उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के मूल अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के मूल अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश हैं, छोटे छोटे हैं। अप, अन, प्र, स, ये मूल शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। और जब नया शब्द बनता है तो उस नए शब्द में कुछ नया अर्थ होता है। अब हम यहाँ देखेंगे जो शब्दांश उपसर्ग के रूप में जुड़ते हैं वे शब्दांश स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं होते। सबसे इसकी बड़ी विशेषता है कि जो शब्दांश हैं जैसे स, क, अप, अन, तो इनका स्वतंत्र रूप से कहीं भी उपयोग नहीं होता है। मूल शब्द। और दूसरी क्या विशेषता है, किन शब्दों में हम उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। तो जो मूल शब्द होते हैं वो मूल शब्द भी सार्थक होने चाहिए, यानी मूल शब्द का अर्थ जो है वो सार्थक होना चाहिए। कोई निरर्थक शब्द में शब्द से हम उसमें उपसर्ग जोड़कर नया शब्द नहीं बना सकते। तो इसकी सबसे बड़ी जो इसका एक पैरामीटर है कि उपसर्ग लगाकर, प्रश्न आता है आपको परीक्षा में या किताबों में दिया गया है कि मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दो कि मूल शब्द जो है वो सार्थक शब्द होता है, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। किसी निरर्थक शब्द में हम कोई ऐसे शब्द बना ले जिसका कोई अर्थ ही ना हो और उसमें हम उपसर्ग जोड़ दें तब नया शब्द बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। मूल शब्द हमेशा सार्थक होना चाहिए। अब हम देखेंगे उपसर्ग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। उपसर्ग लगाने से 3 तरह के नए शब्द बनते हैं। पहला होता है विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। दूसरा होता है पर्यायवाची यानी उसी मूल शब्द से मिलता जुलता अर्थ लिए हुए नया शब्द बनता है। और तीसरा होता है नई विशेषता वाला शब्द, यानी मूल शब्द का कुछ अर्थ है लेकिन जब उसमें उपसर्ग लगा और नया शब्द बना तो एकदम नया अर्थ वाले शब्द बन जाता है। जैसे हमने अभी एक देखा था प्रहार, हमने पिछले वीडियो में देखा है प्रहार। हार जो है मूल शब्द है, प्र उसमें उपसर्ग लगा, नया शब्द बना प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या होता है, जोर से वार करना। और मूल शब्द हार जो है, हार का अर्थ है या तो फूलों की माला, गले की पहनने वाला आभूषण, और दूसरा अर्थ होता है उसका पराजित होना। लेकिन प्र उपसर्ग जुड़ने से जो नया शब्द बना प्रहार, उसका अर्थ एकदम अलग है। उसका अर्थ है बहुत ताकत के साथ किसी पर वार करना, उसको हम कहते हैं प्रहार। प्रहार जोर से वार करना। तो इस तरह से हमने देखा कि उपसर्ग लगाने से नई विशेषता वाला शब्द भी बन गया। पर्यायवाची शब्द बनते ही हैं, विलोम वाले शब्द बनते हैं, जैसे सुंदर, असुंदर।
सुंदर मतलब हम जानते हैं, असुंदर मतलब जो सुंदर नहीं है। तो इस तरह से उपसर्ग लगाने से 3 तरह के शब्द बनते हैं। पहला है, उपसर्ग लगाने से शब्दों के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। शब्द आपके सामने है परिभ्रमण। भ्रमण जो है मूल शब्द है और उसमें परि शब्द लग गया, परिभ्रमण। तो भ्रमण का मतलब घूमना और परिभ्रमण का अर्थ क्या हो गया? परिभ्रमण का अर्थ हो गया अपने ही अक्ष पर, अपनी ही धुरी पर घूमना, एक ही स्थान पर घूमना, वो हो गया परिभ्रमण। अब आपको याद आ गया, ये शब्द आपने पढ़ा होगा भूगोल में। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है और उसमें कितना समय लगता है? उसे 24 घंटे का समय लगता है। तो परि शब्द जो है ये परिशब्दांश है, ये उपसर्ग है, और भ्रमण में जब परि उपसर्ग लगता है तो इसके अर्थ में एक नई विशेषता आ गई। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा शब्द देख रहे हैं अशांति। तो शब्दों के अर्थ में प्रतिकूलता आ जाती है, यानी विलोम शब्द बन जाता है, विरुद्धार्थी शब्द बनता है। शांति मूल शब्द है, शांति में अ उपसर्ग लगा और नया शब्द बना अशांति। आप शांति का भी अर्थ जानते हैं और अशांति का भी अर्थ जानते हैं। तो शांति का प्रतिकूल या विरोधी शब्द है अशांति। तीसरा शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रयत्न। शब्दों के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। यत्न मूल शब्द है यत्न, यत्न मतलब प्रयास करना, प्र उपसर्ग लगा प्रयत्न, ज्यादा प्रयास करना। तो यत्न और प्रयत्न में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो उपसर्ग लगने से शब्दों में इस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। मूल शब्द है कोण, इसमें सम उपसर्ग लगा और यहाँ पे नया शब्द बना समकोण। प्रिय मूल शब्द है, इसमें अति उपसर्ग लगा अति प्रिय। तो मूल शब्द में उपसर्ग जो है वो आरंभ में लगता है और नया शब्द बनता है। हम और कुछ शब्द देखेंगे। अति उपसर्ग है वृष्टि। वृष्टि बारिश जो है वृष्टि का एक रूप है। अतिवृष्टि, उसमें हमने अति उपसर्ग लगाया, नया शब्द बना अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश। सुयोग, योग मूल शब्द है, उसमें सु उपसर्ग लगा सुयोग। तो हमने देखा उपसर्ग जो है वो लगाने से नया शब्द बनता है और उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है। हम और कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। मूल शब्द है जय, उपसर्ग लगा परा, पराजय। गमन जाना और आगमन, आ उपसर्ग लगा आगमन, आगमन मतलब आना। पूत मूल शब्द है, उसमें क उपसर्ग लगा और नया शब्द बना कपूत। तो उपसर्ग में जो है वो लगने से नया शब्द बनता है और उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के पहले लगता है। तो इस तरह से हमने जाना कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता। किसका? शब्दांश का। जो उपसर्ग वाले जो शब्दांश है, लघु खंड हैं, उनका स्वतंत्र रूप से कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर ये अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने उपसर्ग कहलाने वाले जो सार्थक जो लघु खंड हैं, शब्दांश हैं, उनके बारे में हमने जाना और उपसर्ग के कुछ उदाहरण भी देखे। तो इस वीडियो को आप देखिए, इसके पहले वाला वीडियो भी देखिए और उपसर्ग के बारे में अपनी जानकारी का दृढ़ीकरण कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।